हेलो एवरीवन, मैं जितेश मोगरा जेएमआर सर रेजोनेंस कोटा के फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से यहां आपके सामने जेई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट लास्ट डे लास्ट शिफ्ट के फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस लेके प्रस्तुत हूं। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल पूछे गए थे, किस लेवल के सवाल थे, ताकि जो नेक्स्ट सेशन ऑफ जेई मेंस होएगा कई बच्चों के लिए ये वाले क्वेश्चंस काफी हेल्पफुल होकर आ जाएंगे। ये पता चल जाएगा किस चैप्टर के ऊपर थोड़ी ज्यादा वेटेज दी जा रही है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसका एक अच्छा आइडिया लगकर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं। देखिए पहला सवाल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। आपसे बोल रहे हैं प्रेशर मेड 2 टाइम्स कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, फिर आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं। चैप्टर का नाम केमिकल इक्विलिब्रियम है, हमें पता है ये ली चैटलर प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या क्या बोला जा सकता है। सबसे पहली बात यहाँ पे जो ध्यान देनी है अपने को वो देना है कि इन्होंने प्रेशर को डबल कर दिया है। देखिए प्रेशर डबल करने से अपन जानते हैं इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाता है, लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अगर लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स शिफ्ट करेगा तो हम देख सकते हैं इधर तो 4 गैसियस मोल्स हैं, इधर अपने पास में 2 ही गैसियस मोल्स हैं। रिएक्शन कम गैसियस मोल्स की तरफ शिफ्ट होएगा, मतलब किधर शिफ्ट होएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट होएगा। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होएगा तो एक तो बी वाला स्टेटमेंट सही हो जाना चाहिए। अब देखिए अगर बी वाला स्टेटमेंट सही होएगा ना तो हमें ये रियलाइज होना चाहिए कि इन दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। पर देखिए अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन इंक्रीज होकर आई तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इनकी कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होकर आनी चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज आपको पता है अगर इनकी इंक्रीज हुई तो इनकी भी इंक्रीज करनी चाहिए ताकि केसी या केपी की वैल्यू कांस्टेंट रहे। ठीक है, देखिए इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट कर गया तो इनकी कंसंट्रेशन हमने बढ़वा दी, इन दोनों की भी बढ़वानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, सभी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती हुई देखी जाएंगी। वही चीज इन्होंने ए ऑप्शन के अंदर बोली भी है। ए ऑप्शन थोड़ा सा ट्रिकी ऑप्शन है जिसके कारण सवाल का लेवल जो है वो थोड़ा सा टफ साइड पे चला जाता है। देखें एक बार ए और बी स्टेटमेंट्स अपने सही निकल कर आ रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर निकल कर आ रहा है। ठीक है, चलिए इसका ऑफिशियल सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। यहां जो हमने सॉल्यूशन दिया हुआ है दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। देखिए लिखा हुआ है प्रेशर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम किधर जा रहा है, लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ जा रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। लेकिन मैंने बोला कंसंट्रेशन सभी लोगों की इंक्रीज हो जाएगी ताकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसी रह जाए, सेम रह जाए। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर या इक्विलिब्रियम चैप्टर विद रेस्पेक्ट टू क्लास 11th एनसीईआरटी पार्ट 1। ठीक है, लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज टफ। चलिए अगले सवाल के ऊपर मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन जंपिंग डाउन फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 अप टू ग्राउंड स्टेट इन अ हाइड्रोजन लाइक सैंपल प्रोड्यूसेस मैक्सिमम हाउ मेनी लाइंस। आपसे लाइंस का सवाल पूछा गया है। कई बार एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर एनसीईआरटी में चैप्टर जो दिया हुआ है क्लास 11th में फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसके अंदर कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपको दे दिए जाते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की हम बात करते हैं। अब देखिए बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, 4 से लेकर 1 में जंप कर रहा है, तो जो डेल्टा एन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम अ सैंपल का जो फॉर्मूला रहता है दैट इज डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी लाइंस बनकर आ जाएंगी, 6 लाइंस बनकर आ जाएंगी। सो आई कैन से फर्स्ट ऑप्शन 6 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ये एक आसान लेवल का क्वेश्चन माना जा सकता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर इज द चैप्टर, लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज इजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से ही एक और क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखते हैं एक बार। देखिए यहां ये बोल रहे हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन और अ सिमिलर मूविंग स्मॉल पार्टिकल। आपको पता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है वो यही बात कर रहा होता है कि एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम दोनों को साइमल्टेनियसली एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। इन्होंने भी यही बोला है इट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरे स्टेटमेंट में इन्होंने क्या बोला है चलिए वो देखते हैं एक बार। तो दे आर सेइंग ड्यू टू हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस या इनसाइड द न्यूक्लियस। अब देखिए वैसे तो अपने को ये वाली बात पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं मिल सकता, वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग रीजन में ही होता है। ठीक है, लेकिन हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल से इस बात को कैसे साबित किया जा सकता है, चलिए इसका न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहां पे। ठीक है, कैसा एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। देखिए अगर हम क्या कर लेते हैं डेल्टा एक्स की वैल्यू, देखिए हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल का ये मैथमेटिकल रिलेशन है।
मैं ये बोल रहा हूं अगर मैं x की वैल्यू 10⁻⁻15 मीटर्स मान लूं, आपको पता है दैट इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस या डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस भी ऑलमोस्ट इसी ऑर्डर का होएगा। ठीक है, आपको पता है मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर मिलना है तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी विल बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस। वहां पे भी 10 की पावर तो यही रहेगी। अगर ऐसा है तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं एक बार। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट हैज बीन पुट हियर, 4 पाई पुट कर दिया गया है। एंड अगर हम सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर दें, दिस हैज टू बी 10⁻⁻15 हो जाएगा। ये यहां पे सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी दिस वैल्यू। देखिए डेल्टा वी की वैल्यू ये निकल कर आ गई। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको दिख रहा होगा, अरे यार ये तो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा आ गई है। लाइट की स्पीड से ज्यादा अनसर्टेनिटी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमें पता है दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल अचीवेबल स्पीड। अगर ऐसा है तो हमें बोल देना चाहिए सच अ केस इज नॉट पॉसिबल। मतलब हमने इलेक्ट्रॉन को जब न्यूक्लियस में इमेजिन किया तो एक एब्रप्ट रिजल्ट निकल कर आ गया, इसीलिए हम बोल सकते हैं हमारा एजम्पशन गलत है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमें क्या बोल देना चाहिए, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे में बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाउंड विद इन द न्यूक्लियस, ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया है। तो आई कैन सी बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट फर्स्ट ऑप्शन अपना सही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज द क्वेश्चन। आंसर जो निकल कर आ रहा है दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया गया है कि वेलोसिटी हायर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज नॉट पॉसिबल। इसी चीज का अपने को ध्यान रखना था। दो क्वेश्चंस आ चुके हैं बेस्ड ऑन क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, क्लास 11th फिजिकल केमिस्ट्री। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, इसीलिए सवाल को हमने मॉडरेट की कैटेगरी में रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखिए यहां पे इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक का एक सवाल पूछा हुआ है। ये देखें एक बार, देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, 4 सॉल्यूशंस लिए हुए हैं और 4 अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हुए इलेक्ट्रोलिसिस करवाया है। आपसे ये पूछ रहे हैं कि किस रिएक्शन में प्रीडोमिनेंटली O2 गैस लिबरेट होकर आ जाएगी, ये वाली बात बताएं। ठीक है, चलिए एक एक केस को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं एक बार। AgNO3 की अगर मैं बात करूं तो हम देखते हैं कि कौन कौन से रिएक्शंस होकर आएंगे। देखिए मोस्टली O2 गैस जो निकलती है वो कब निकलती है, जब पानी या फिर OH- किस में कन्वर्ट हो जाए, O2 में कन्वर्ट हो जाए। दैट इज एक्चुअली एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन वाला। आपको पता होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो एनोड पे ही होना चाहिए, इसीलिए मैं खाली एनोड के रिएक्शंस पे ही फोकस करने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए आप यहां पे सबसे पहले अगर मैं इस ऑप्शन को देखूं तो आपको पता है एनोड के अंदर जो एनायन है, यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान एनायन एनोड पे जाते हैं, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहां पे देखिए एनायन जो है दैट इज NO3-, इसके अंदर नाइट्रोजन ऑलरेडी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +5 के अंदर है, इसका मतलब ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। अब बताइए अगर नाइट्रेट आयन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता तो कौन ऑक्सीडाइज होकर आएगा, पानी ऑक्सीडाइज होकर आएगा। और उसी पानी के ऑक्सीडेशन के कारण क्या बनने वाली है, O2 गैस बनने वाली है। तो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है हमको। ठीक है, चलिए यही काम यहां देखते हैं। AgNO3 है, इसको हमने सिल्वर इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस करवाया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखें इस बार, जब सिल्वर इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोड्स खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाती हैं। और एक बार हम देखेंगे कैथोड पे सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन होता है और एनोड पे सिल्वर आयन का ही रिडक्शन हो जाता है। एज अ रिजल्ट देखेंगे यहां पे कोई O2 गैस इवॉल्व होकर नहीं आ रही होगी। आपने इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का प्रोसेस पढ़ा हुआ होगा मेटलर्जी के अंदर, उसमें भी यही वाली टेक्निक यूज करी जाती है। हम ऐसा बोलते हैं कि कैथोड की रॉड थिक होती जाएगी, एनोड की रॉड थिन होती जाएगी, उसमें यही कॉन्सेप्ट लग रहा होता है। तो बेसिकली यहां पे हम देखेंगे सिल्वर डिसॉल्व होएगा और सिल्वर ही डिपॉजिट होता रहेगा, नो O2 गैस विल बी इवॉल्व, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत था। चलिए थर्ड वाला स्टेटमेंट देखते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 को प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स के थ्रू ऑक्सीडाइज किया गया है। ये थोड़ा सा टिपिकल रिएक्शन होता है। शायद आपको ये वाली बात ध्यान हो कि जब अपन सल्फेट आयन का इस तरीके का रिएक्शन कंसिडर करते हैं तो हम देखते हैं इफ द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड देन दैट सल्फेट आयन एक्चुअली गेट्स कन्वर्टेड टू पेरोक्सीडाइसल्फेट आयन। इस तरीके का आयन बनकर आ जाता है। मैंने पूरा रिएक्शन बैलेंस नहीं किया हुआ है, अभी आपको ऑफिशियल सॉल्यूशंस में पूरा रिएक्शन भी देखने को मिल जाएगा। अभी बस मैं इतना से बात बोलना चाह रहा हूं कि आप देखें यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन तो संभव नहीं था क्योंकि सल्फर ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है।
इसलिए वास्तव में सल्फेट आयन के अंदर से दो ऑक्सीजन क्या हो गए, ऑक्सीडाइज होकर आ गए हैं, और वही ऑक्सीजन यहां पे पेरोक्सी लिंकेज के फॉर्म में मिल रहे हैं। तो देखिए ऑक्सीडेशन तो हुआ एनोड के ऊपर, किसका, ऑक्सीजन का, लेकिन आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन के बाद O2 गैस नहीं इवॉल्व होकर आएगी। दिस कंपाउंड या दिस स्पीशीज इज गोइंग टू हैव अ पेरोक्सी लिंकेज, इसीलिए हम बोल सकते हैं ये वाला स्टेटमेंट भी अपने लिए गलत होकर आ जाएगा। चलिए चौथे स्टेटमेंट की बात करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 है। ध्यान रखिए इस बार हम लोग ये बोलेंगे कि सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन तो नहीं हो सकता, अगेन सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है इसलिए, और साथ में मैं ये बोल सकता हूं कि अगर सल्फेट का नहीं होएगा तो बताइए फिर तो पानी का ऑक्सीडेशन हो जाना चाहिए, मतलब जो बात ऊपर हुई थी वही चीज यहां होकर आ जाएगी। अगर ऐसा है तो हमें क्या बोल देना पड़ेगा, ये वाला ऑप्शन सही निकल कर आ जाएगा। तो बेसिकली ए और डी स्टेटमेंट सही हैं। ए और डी स्टेटमेंट्स के हिसाब से अगर हम बोलें तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द चैप्टर। आपने देखा मेरे को सारे स्टेटमेंट्स को अच्छे तरीके से सोचना पड़ा, उसमें से ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा मतलब अजीब भी था। क्यों? क्योंकि जब हम कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं तो ये रिएक्शन होकर आ रहा होता है, जब हम डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं तो एक अलग रिएक्शन होकर आ रहा होता है। अगर ये सारी बातें आप कंसिडर करेंगे तो यू कैन गेट द करेक्ट ऑप्शन एज फोर्थ ऑप्शन ए एंड डी। सो आई वुड से दैट द लेवल ऑफ द क्वेश्चन कैन बी कंसिडर्ड एज टफ, थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। देखिए आंसर हो गया है फोर्थ, और उसी का एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया हुआ है, वही एक्सप्लेनेशन जो सारा की सारा मैंने आपको समझाया है। देखिए आप पहले केस में, हाँ यहां देखिए अपने पास में इस केस में H2O से O2 बनकर आ रही थी, यहां पे भी देख लेते हैं H2O से क्या बनकर आ रही है, O2 बनकर आ रही है। यहां आप देख लें सल्फेट आयन से क्या बनकर आ गया, H2OH 2 नेगेटिव बन गया, पर O2 गैस इवॉल्व नहीं होकर आ रही। तो वी कैन से ए और डी ऑप्शन के अंदर ही O2 गैस इवॉल्व होकर आएगी। सो दिस शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये सवाल मोल कंसेप्ट के ऊपर या ऑर्गेनिक के एलिमेंटल डिटेक्शन के ऊपर बेस्ड माना जा सकता है। व्हाट दे आर सेइंग इज, देखिए एक बार आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है इतना ग्राम, हमसे ये बोला जा रहा है कि एक कैरियस मेथड जो होता है, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है यहां पे, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, दैट इज CARIUS। कैरियस मेथड के थ्रू हमने सल्फर का एस्टिमेशन करने की कोशिश करी, और इतने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में से मेरे को इतने ग्राम BaSO4 मिला। हमसे पूछा जा रहा है कि इस कंपाउंड में सल्फर की परसेंटेज कितनी होगी। सल्फर के एस्टिमेशन का डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास ये होता है, यहां जो आ रहा होता है दैट इज एक्चुअली वेट ऑफ BaSO4, देखिए वही मैंने पुट कर दिया है। यहां जो अपने पास आ रहा होता है दैट इज वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए वही पुट किया हुआ है। सॉल्व कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली 28% आ जाएगा। अगर जो बच्चों ने डेटा बताया है वो सही है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 28 गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके सवाल को सॉल्व किया है, ये जरूरी नहीं है, आप चाहें तो यहां पे सल्फर के ऊपर POAC भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी आंसर निकाला जा सकता है, उससे भी सेम एक्सप्रेशन क्रिएट होकर आ जाता है, एंड यू विल गेट द सेम आंसर एज 28। चैप्टर का नाम मोल कंसेप्ट मान सकते हैं, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट करके इसको एलिमेंटल डिटेक्शन के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा ऑर्गेनिक भी इन्वॉल्व है, कई बच्चे कैरियस मेथड वगैरह के नाम से डर भी जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस तरीके के सवाल जेईई मेंस ने काफी सारे पूछे हुए हैं पास्ट ईयर्स के अंदर। अगर आपने PYQs अच्छे से प्रैक्टिस किए होते तो शायद ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं। देखिए सवाल के अंदर उन्होंने पीरियोडिक टेबल का बड़े अच्छे तरीके से यूज किया है। उन्होंने आपको कुछ स्पीशीज यहां पे लिख के दे दिए हैं, आपसे पूछ रहे हैं इनमें से जो सबसे स्मॉल होगा वो जब ऑक्साइड बनाएगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। चलिए एक बार देखते हैं एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में। लिथियम है, उसके नीचे सोडियम आ जाएगा, देन वी हैव जो आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी लिथियम सोडियम हो गया। बेरिलियम शायद यहां पे इन्होंने मिस कर दिया है, आई एक्सपेक्ट वो भी रहा होगा, बेरिलियम मैग्नीशियम, देन वी हैव बोरोन एल्यूमिनियम। ठीक है, अब देखिए यहां पे अपने को सबसे पहले स्मॉलेस्ट आयन देखना है, स्मॉलेस्ट स्पीशी कौन सा रहेगा, बोरोन रहेगा। बोरोन जब ऑक्साइड बनाएगा तो आपको पता है बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, और उस +3 के कॉरस्पॉन्डिंग B2O3 वाला ऑक्साइड बनकर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दैट थर्ड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर, वही आंसर देखिए दिया हुआ है।
मैं उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको ध्यान होगी कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो रेडियस कम होता जाता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो नए नए शेल के ऐड होने के कारण रेडियस क्या होएगा, इंक्रीज होता हुआ देखा जाए। अगर ऐसा है तो वी कैन सिंपली से दैट स्मॉलेस्ट विल बी बोरोन, जिसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B2O3। सो करेक्ट आंसर शुड बी A2O3। पीरियोडिक टेबल का सवाल है, मॉडरेट हमने इसलिए बोल दिया है बिकॉज इन्होंने साइज के साथ साथ फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड के बारे में भी बात करी है, इसीलिए दो दो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होकर आ गए हैं। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये एक आसान सवाल है केमिकल बॉन्डिंग से। इसके अंदर क्या बोला हुआ है, इन्होंने एक आयन दिया हुआ है NO2-। हमसे ये पूछा जा रहा है इसके अंदर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। आपको समझ में आना चाहिए नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये लोग लोन पेयर के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए मैंने NO2- का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपके सामने बना दिया है। अगर आप यहां पे इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर प्रॉपरली देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, देखिए ये एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर, यहां एक लोन पेयर और यहां मेरे को 3 लोन पेयर्स मिलने वाले हैं। अगर ये लोन पेयर सारे काउंट करें तो आपको दिख रहा होगा कुल मिला के 6 लोन पेयर्स आ रहे हैं। 6 लोन पेयर्स का मतलब डबल विल बी द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं बॉन्डिंग के अंदर, 6 × 2 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो जाएंगे जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होकर आ रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स वाला टॉपिक है उसी के ऊपर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन था। आई वुड रैंक द क्वेश्चन एज इजी। चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग, क्लास 11th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर मूव करते हैं। ये सवाल केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर बेस्ड है। देखिए क्या क्या बातें करी गई है, देखते हैं एक बार। इन्होंने बोला हुआ है अ ड्रग एक्सपायर्स एट 50% कंजम्पशन। इसका मतलब हम बोल सकते हैं अगर ड्रग की एक्टिविटी अपने आधे लेवल पे पहुंच गई तो उस ड्रग का कोई यूसेज नहीं बचेगा, वो एक्सपायर हो जाएगी, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं किया जा पाएगा। ठीक है, अब देखिए उसी ड्रग के बारे में इन्होंने क्या कमेंट बोला हुआ है। दे आर सेइंग कि ओरिजिनली उसकी कंसंट्रेशन इतनी थी जो कितनी हो गई, 4 मिलीग्राम पर ml के बराबर हो गई। कितने टाइम में, 12 मंथ्स के अंदर। ठीक है, अब देखिए बेसिकली हुआ क्या, अगर आप डेटा देखेंगे तो कैन यू सी द कंसंट्रेशन जो है वो आधी की आधी होकर आ गई है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि 75% कंजम्पशन हो चुका है और देखिए टाइम टेकन फॉर 75% कंजम्पशन जो होता है दैट इज एक्चुअली ट्वाइस ऑफ हाफ लाइफ इफ द रिएक्शन इज फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर ऐसा है तो बताइए यहां पे हम बोल सकते हैं 12 महीने में क्या हुआ, ट्वाइस हाफ लाइफ हो गई। तो हाफ लाइफ कितनी आ रही है, 6 महीने निकल कर आ रही है। इसका मतलब हम बोलेंगे 6 महीने में अपनी मेडिसिन की एक्टिविटी हाफ हो जाएगी और अगर हाफ हो गई तो हम बोलेंगे वो एक्सपायर हो जाएगी। क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि एट व्हाट टाइम इट विल नॉट बी सूटेबल एनी मोर, मतलब अब वो काम नहीं कर पा रही है, मतलब एक्सपायर हो गई है। एक्सपायर कब होएगी, टी हाफ के बराबर टाइम में होएगी। एंड व्हाट इज टी हाफ कमिंग आउट टू बी, 6 मंथ्स इज द टी हाफ कमिंग आउट टू बी। तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, दिस शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का सवाल था, अच्छा सवाल माना जा सकता है, मॉडरेट लेवल यहां पे दिया गया है। ठीक है, कैलकुलेशंस बहुत आसान दिए हुए हैं इसलिए आपको लॉग वगैरह की वैल्यूज की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन सिंपली आंसर इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर मूव करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है, 2 कॉम्प्लेक्सेस आपको दिए हुए हैं। देखिए आपसे पूछ रहे दोनों का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बता दे। अच्छी बात यह देखिए दोनों के अंदर जो लिगेंड इन्वॉल्व है आपको दिख रहा होगा, ऑल आर वीक फील्ड लिगेंड्स, हियर आल्सो ऑल आर वीक फील्ड लिगेंड्स। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं दोनों ही केसेस में क्या नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होकर आ रही होगी। और बिना पेयरिंग करवाए हुए बस हम ये देखेंगे कि यहां जो अपना आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मींस 3d6 इज द कॉन्फ़िगरेशन। यहां आपका जो आयरन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, मतलब 3d5 विल बी द कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पे हम देख सकते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होकर आ जाएंगे। लेट अस टॉक अबाउट दैट। देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट की बात करूं, पहला कॉम्प्लेक्स Fe2+ वीक फील्ड लिगेंड। अब हम यहां पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होकर आएंगे। ये देखिए ऊपर 2 ऑर्बिटल्स हैं, नीचे मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं। इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, देखिए मैंने बोला 6 कॉन्फ़िगरेशन आएगी, 3d6। अब पेयरिंग नहीं करवाऊंगा तो कैसे भर देना चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6। यू कैन सी ऊपर 2 नीचे 2, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं और उस 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से
अगर मैं रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो हम देखेंगे दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। यही काम अगर मैं दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर करूं तो देखिए ये Fe3+ का कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर मैंने आपसे बोला कॉन्फ़िगरेशन कितनी आएगी 3d5। 3d5 जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग किस तरीके से होकर आएगी, चलिए ये देखते हैं एक बार। तो मैं ये बोल रहा हूं कि नीचे 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मैंने पेयरिंग नहीं करवाई हुई है बिकॉज द लिगेंड्स आर वीक फील्ड लिगेंड्स। अगर ऐसा है तो बताइए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं 5। और सेम फॉर्मूला रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 अगर मैं अप्लाई कर दूंगा तो मुझे जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 5.9 के आसपास मिल रहा होगा। चलिए देखते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा ऑप्शन अपने को सही दिया हुआ है। यहां पे देखिए पहले वाले में 4 पॉइंट समथिंग, दूसरे वाले में 5 पॉइंट समथिंग। हम देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन ही क्या निकल कर आ रहा है, सही निकल कर आ रहा है। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। फर्स्ट ऑप्शन ही देखिए हमारा आंसर निकल कर आ रहा है। आसान सवाल था, आयरन की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके दोनों कॉम्प्लेक्सेस को हैंडल कर सकते थे। अच्छी बात ये सारे लिगेंड वीक फील्ड दिए हुए थे, इसका मतलब आपको पेयरिंग कंसिडर नहीं करनी थी, उसके बिना ही आराम से आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं। व्हाट दे आर सेइंग इज अमंग द फॉलोइंग एड द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ येलो कलर्ड कॉम्प्लेक्स। अब इनमें से जो भी कॉम्प्लेक्सेस येलो कलर के हैं आपको उनका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऐड करना पड़ेगा। देखिए पहली चीज तो आपको कॉम्प्लेक्सेस के कलर पता होने चाहिए, फिर उनके ऊपर हम CFT अप्लाई करके उनका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, फिर उसे ऐड करेंगे, तब जाके रिजल्ट ऑब्टेन होकर आएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, मुश्किल सवाल माना जा सकता है। सबसे पहले तो देखिए आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्सेस के क्या क्या कलर्स हैं। ठीक है, ओके, देन मैं बोलूंगा कि हम यहां पे क्या करेंगे, CFT अप्लाई करेंगे और आगे आंसर निकालेंगे। ठीक है, सवाल का लेवल टफ माना जा सकता है। चलिए देखते हैं एक बार नेक्स्ट पेज पे कि इसके अंदर क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना था। ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्सेस आपको दिए हुए हैं, चलिए एक बार उन्हीं के बारे में बात करते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है दिस इज गोइंग टू बी येलो कलर्ड कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही हम देखते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स है ये भी येलो कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। बाकी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो होएगा दिस इज व्हाइट, हमें इसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ये जो कॉम्प्लेक्स है दिस इज अ ब्राउन कलर्ड प्रेसिपिटेट, हमें इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। देन हम बोल सकते हैं ये जो आ रहा है K3FeCN6, ये एक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन हमें इसमें भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। हम खाली इन दो कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर फोकस करेंगे जिनका कलर मैंने क्या बोला, येलो कलर बोला। चलिए देखते हैं कैसे कॉम्प्लेक्सेस हैं और क्या क्या बातचीत कर सकते हैं। देखिए इन्होंने सारे कॉम्प्लेक्सेस के कलर दे रखे हैं, आप देख सकते हैं पहला और तीसरा वाला कॉम्प्लेक्स येलो कलर का है। ठीक है, चलिए येलो कलर है तो हम क्या करते हैं, एक बार इस कॉम्प्लेक्स को देख के CFT अप्लाई करते हैं। आपको दिख रहा होगा साइनाइडाइन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवा देगा। पेयरिंग करवा देगा तो वी कैन CFT के थ्रू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आ जाएंगे। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं ये वाली बात, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है आपके सामने। यही काम आप इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर कर सकते हैं। यहां पे भी देख लीजिए NO2 इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये पेयरिंग करवा देगा तो अगेन हम देख सकते हैं नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑब्जर्व। पहले कॉम्प्लेक्स में भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0। दूसरे कॉम्प्लेक्स में भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहां पे भी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाएगा। दोनों का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऐड कर दें तो हम बोल सकते हैं सम ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कम्स आउट टू बी कितना, 0। दोनों का सम 0 के बराबर निकल कर आ रहा है तो इसका आंसर जो है वो 0 हो जाना चाहिए। जितना हमें समझ में आ रहा है ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, सो 0 शुड बी द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। वैसे काफी मुश्किल सवाल हो गया, कलर्स का आइडिया होना चाहिए, बाद में CFT भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमको यहाँ पे थर्मोकेमिस्ट्री का सवाल दिया हुआ है, 3 रिएक्शंस हैं, उनके अंदर रिलीज हीट की बात करी हुई। हमसे कह रहे हैं कि तीनों वैल्यूज को आपस में रिलेट कर दें। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो कई लोगों को समझ में आ रहा होगा कि व्हाट आई कैन डू इज, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होकर आ गई है। आई थिंक इन्होंने यहाँ पे डायमंड की जगह यहाँ पे ग्रेफाइट लिखा हुआ था, एक्चुअली दे हैव रिटन इज एट डायमंड। अब मुझे ये बताइए कि आपको ऐसा फील होकर आ रहा है कि आखिरी 2 रिएक्शंस को अगर मैं अप्रोप्रिएटली हैंडल करूं तो फर्स्ट वाला रिएक्शन आ जाएगा। अगर ऐसा है तो देखिए व्हाट आई एम सेइंग इज मैं लास्ट वाले रिएक्शन को उल्टा कर देता हूं और सेकंड वाले के साथ जोड़ देता हूं। आई थिंक बाकी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी एंड यू विल गेट फर्स्ट वाला रिएक्शन। क्या बोला मैंने, सेकंड के साथ थर्ड को उल्टा करके जोड़ रहा हूं। उल्टा करके जोड़ने को कई बार घटाना भी माना जा सकता है। तो व्हाट आई कैन टेक्निकली से इज कि फर्स्ट रिएक्शन को ऑब्टेन करने के लिए मुझे
सेकेंड रिएक्शन में से थर्ड रिएक्शन को माइनस कर देना है। यही काम अगर अपन की वैल्यूज के साथ भी कर देंगे तो सेम रिजल्ट ऑब्टेन होकर आ जाएगा। देखिए पहले रिएक्शन की वैल्यू क्या है x, अगले की वैल्यू क्या है y, अगले की वैल्यू z है, तो बेसिकली x बराबर y माइनस z, फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। अगर आप चाहें तो आप इसको डेल्टा एच के थ्रू भी हैंडल कर सकते हैं। डेल्टा एच के अंदर आप देख सकते हैं पहले केस में जो डेल्टा एच अपने पास आएगा दैट इज गोइंग टू बी, देखिए पहले रिएक्शन का डेल्टा एच माइनस एक्स हो जाएगा बिकॉज हीट इज रिलीज्ड। दूसरे केस में वैल्यू यहां पे जो आएगी दैट इज गोइंग टू बी माइनस वाई आ जाएगी अपने पास में। तीसरे केस में जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज माइनस जेड। तीनों को यहां पे देखें तो मैंने आपसे अभी भी बोला था पहला रिएक्शन कैसे आ रहा था बताइए, दूसरा माइनस तीसरा करने से आ रहा था। वही वैल्यूज अगर अपन यूज कर लेंगे तो वी विल गेट दिस एज द रिलेशन, ये आपका रिलेशन ऑब्टेन होकर आ जाएगा। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री का आसान सा सवाल माना जा सकता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, हेस लॉ का यूज करके हम रिएक्शंस को ऐड करके अप्रोप्रिएट रिएक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंगली हीट रिलीज्ड की वैल्यू को भी ऐड किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर मूव करते हैं। यह सवाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के ऊपर से था एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में एनसीईआरटी के अंदर कमर्शियल सेल्स टाइम का टॉपिक दिया हुआ है, ये उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट कॉलम के अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, चार अलग अलग एप्लीकेशंस दिए हुए हैं कि इन्वर्टर में जो बैटरी यूज होती है वो कौन सी है, ट्रांजिस्टर में बैटरी, अपोलो प्रोग्राम जो स्पेस प्रोग्राम हुआ था उसमें कौन सी बैटरी यूज करी गई थी, हियरिंग एड्स में कौन सी बैटरी यूज करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक एनसीईआरटी के अंदर से उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। एनसीईआरटी के अंदर इन सब के ये जो डिफरेंट सेल्स हैं इनके एप्लीकेशंस में ये वाली चीजें दी हुई हैं। अगर आपने ये वाला टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ा होगा, देखिए कई बार प्रिपरेशन के टाइम पे टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं आ पाता। मोस्टली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से जेईई मेंस न्यूमेरिकल पूछ रहा होता है, पर यहां एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैच द कॉलम के रूप में आपको आइडिया होना चाहिए था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या बातचीत करी जा सकती है। वैसे आप एनसीईआरटी के थ्रू मैच कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात जरूर बता देता हूं कि जो हाइड्रोजन वाला फ्यूल सेल होता है, ठीक है, इसे जनरली स्पेस प्रोग्राम्स के अंदर यूज किया जा रहा होता है। ये एक थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तो ये ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। अगर यहां से अप्रोप्रिएट ऑप्शंस देखें, देखिए इन्वर्टर जो है उसके अंदर लेड स्टोरेज बैटरी यूज होकर आती है। ट्रांजिस्टर के अंदर जो बैटरी होगी दैट इज गोइंग टू बी जिंक कार्बन वाला सेल आ जाएगा। अपोलो प्रोग्राम के अंदर हाइड्रोजन वाला फ्यूल सेल आ जाएगा। हियरिंग एड्स के लिए मरकरी सेल का यूज किया जाता है। अगर इस हिसाब से हम बात करें तो आई कैन सी दैट फर्स्ट ऑप्शन कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कई बार बच्चे इस टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते, लेकिन जेईई मेंस ने 3 या 4 बार इसी टॉपिक के ऊपर सवाल पूछ लिया है, तो बेटर है आप इस टेबल को या इस कॉन्सेप्ट को या इसके एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद कर लें। ठीक है, फॉर फ्यूचर अटेम्प्ट आपके लिए अच्छा रहेगा ये वाली बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। यहां इन्होंने बोला हुआ है, देखिए क्या कि adding NaCl to ice cream at 0 डिग्री सेंटीग्रेड stops melting। देखिए ये बात तो सही है कि अगर हमने सोल्यूट मिला दिया है तो उसके कारण लोअरिंग ऑफ क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम टेक्निकली बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां पे वो तो होना है, लेकिन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये थोड़ी होता है कि मेल्टिंग रुक जाएगी। बस हम इतना बोल सकते हैं मेल्टिंग एक रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर पे अकर करेगी, ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो चुका है, कम हो चुका है। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया क्योंकि इन्होंने स्टॉप्स मेल्टिंग जैसी बात बोली हुई है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, चलिए एक बार। ये कह रहे हैं एडिंग NaCl टू आइसक्रीम कॉजेज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये बात सही है। अब अगर इस हिसाब से हम बोले तो पहला सही दूसरा गलत, इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। चैप्टर का नाम क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नाम का जो चैप्टर है एनसीईआरटी में सॉल्यूशंस नाम से दिया हुआ है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। दोनों स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज मॉडरेट। इन्होंने स्टॉप मेल्टिंग वाली बात बोल दी है, वो गलत बात रहेगी। ठीक है, हाँ बस इतनी सी बात है कि मेल्टिंग विल टेक प्लेस एट अ रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर, ऐसा नहीं है कि मेल्टिंग रुक जाएगी। वैसे आइसक्रीम में नमक मिलाने वाली जो बात है, ये कई लोगों को पहले भी ध्यान होगा कि जो आइसक्रीम हॉकर्स होते हैं वो अपने कंटेनर के अंदर आइसक्रीम के साथ कुछ आइस के साथ सॉल्ट भी मिला लेते हैं ताकि आइसक्रीम को ज्यादा समय तक सॉलिड फॉर्म में रखा जा सके।
ठीक है, वहां पे यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होकर आएगा। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम जानते हैं ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखिए वही एक्सप्लेनेशन यहां पे दिया हुआ है, टॉकिंग अबाउट ये वाला केस अगर हम देखें तो जस्ट सी दैट एडिंग NaCl टू आइस डज नॉट स्टॉप मेल्टिंग, ये वाली बात मैंने बोली हुई है। हाँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के कारण क्या होकर आ जाएगा, अगर मुझसे ये बोला जा रहा है तो हम बोल सकते हैं आइसक्रीम विल मेल्ट। मेल्ट तो होगी लेकिन कब होगी? एट अ लोअर टेम्परेचर मेल्ट होकर आ रही होगी। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फोर्थ ऑप्शन कम्स आउट टू बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। दैट इज इट फ्रॉम आवर साइड फॉर JEE मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट। जितने भी मेमोरी बेस्ड पेपर्स हम लोग बना सकते थे हमने बना लिए हैं, उसके सॉल्यूशंस आपको दिखा दिए गए हैं। ठीक है, लेट अस नाउ वेट फॉर द ऑफिशियल पेपर्स टू बी रिलीज्ड एंड देन विल बी कमिंग अगेन एंड हम आपको चीजों का थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे, ऑथेंटिक क्वेश्चंस के थ्रू दे पाएंगे। थैंक यू।